दानिश कुतुब में खुश आमदीद। यहाँ हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते बल्कि उन्हें समझते हैं। आज हम डॉक्टर गैबोर मैटे की एक बहुत अहम किताब द मिथ ऑफ नॉर्मल की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब उन सब के लिए है जो महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर एक बेचैनी है, एक स्ट्रेस है। शायद इस किताब से हम समझेंगे कि इन मसलों की असली जड़ें कहाँ हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक करते हुए भी अंदर एक बोझ सा रहता है। जॉब है, घर है, रिश्ते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। हम वो सब कुछ सही कर रहे हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया, फिर भी अंदर एक खालीपन, एक मुसलसल थकान सी महसूस होती है। ये सवाल कि इतना बोझ क्यों है, इस किताब का बिल्कुल मरकजी नुक्ता है। तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं एक मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टर गैबर मैटे। 20 साल से ज्यादा फैमिली प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने एक हैरानकुन चीज नोट की कि इंसान की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं है। उनका ताल्लुक हमारे बचपन के तजुर्बों से, हमारे दबाए हुए एहसासात से और जिस कल्चर में हम रहते हैं उससे बहुत गहरा है। ये किताब उनकी इसी तहकीक का निचोड़ है। तो आइए इस सफ़र को कदम ब कदम तय करते हैं। हम समझेंगे कि जिसे हम नॉर्मल कहते हैं वो असल में है क्या। हम देखेंगे कि हमारा जिस्म हमसे कैसे बात करता है और फिर हम हीलिंग यानी शिफा के रास्ते को एक साथ तलाश करेंगे। हमारा सबसे पहला कदम है ये समझना कि शायद जिस नॉर्मल जिंदगी के पीछे हम सब भाग रहे हैं वो इंसानी फितरत के लिए नॉर्मल है ही नहीं। ये इस किताब का सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं बुनियादी ख्याल है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जो कल्चर हमसे चाहता है, हर वक्त बिजी रहो, प्रोडक्टिव बनो, अपने जज्बात खासकर गुस्सा और गम को दबाओ ताकि आप अच्छे और स्ट्रॉन्ग लगें, मादी कामयाबी के पीछे भागो, हर किसी से मुकाबला करो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी असली बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, आराम और सोचने का वक्त, अपने असली एहसासात का इजहार, लोगों के साथ गहरा मायने-खेज रिश्ता, एक दूसरे का सहारा बनना। डॉक्टर माते कहते हैं कि इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है और जब कल्चर की तवक्कुआत और इंसान की ज़रूरियात में इतना फ़र्क हो तो इस गैप में बेचैनी और बीमारी पैदा होना लाजमी है। उनका ये जुमला बहुत अहम है। बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम नॉर्मल समझते हैं दरअसल गैर सेहतमंद और गैर फितरी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई थका हुआ, बेचैन या बीमार महसूस कर रहा है तो शायद कमी उस इंसान में नहीं, उस नॉर्मल में है जिसे वो जीने की कोशिश कर रहा है। शायद जिस्म और ज़हन बीमार नहीं, वो सिर्फ एक गैर फितरी माहौल पर अपना फितरी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो जब हम अपनी फितरत से इतने दूर हो जाते हैं और कल्चर के बनाए हुए नॉर्मल को अपनाते हैं तो इसका असर कहाँ ज़ाहिर होता है? इसका असर हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ जिस्म बोलना शुरू कर देता है। यहाँ ट्रॉमा या सदमे का जिक्र करना ज़रूरी है। डॉक्टर माते ट्रॉमा की पूरी डेफिनेशन ही बदल देते हैं। आमतौर पर हम ट्रॉमा को किसी बहुत बड़े हादसे से जोड़ते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट या जंग, लेकिन वो कहते हैं कि ट्रॉमा वो नहीं जो आपके साथ हुआ, ट्रॉमा वो जख्म है जो उस वाक़ये की वजह से आपके अंदर रह गया और कभी ठीक नहीं हुआ। ये जख्म बचपन में अपनी जज्बाती ज़रूरियात का पूरा ना होना भी हो सकता है या अपने गुस्से को बार-बार दबाना भी हो सकता है। इस नई तारीफ से ट्रॉमा एक आम इंसानी तजुर्बा बन जाता है, किसी एक बड़े हादसे की कहानी नहीं। ये अंदरूनी जख्म और खुद से दूरी अलग अलग शक्लों में जाहिर होती है। मुसलसल स्ट्रेस, बेचैनी और डिप्रेशन, किसी चीज़ की लत या बस एक खोए खोए रहने का एहसास, और ख़ास तौर पर ऐसी बीमारियां जिनमें जिस्म अपने ही खिलाफ काम करने लगता है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। डॉक्टर माटे कहते हैं कि जब हम अपने जज्बात को दबाते हैं तो हमारा जिस्म उस दबाव को महसूस करता है और कभी-कभी वो खुद पर ही हमला करना शुरू कर देता है। ये सब दरअसल अलामात हैं। ये जिस्म का तरीका है चीख कर यह बताने का कि कुछ ठीक नहीं है, कि हम अपनी असली फितरत से बहुत दूर हो गए हैं। यहाँ रुककर एक बात वाज़े करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस इल्म का मकसद अपने वालिदैन या किसी और पर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वही किया जो उन्हें उस वक्त बेहतर लगा, अपने हालात और अपनी समझ के मुताबिक। मकसद इल्ज़ाम तराशी नहीं है, मकसद है अपने ज़ख्मों को शफ़क़त से, हमदर्दी से समझना। ये सफ़र खुद फहमी का है, दूसरों को जज करने का नहीं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि मसला क्या है तो अगला कदम हीलिंग यानी शिफा की तरफ होता है, और इसका रास्ता सख्ती से नहीं, नरमी से निकलता है। डॉक्टर माटे इसे कंपैशनेट इंक्वायरी कहते हैं। ये कोट इस सफ़र की रूह है।
सिर्फ जब शफ़क़त मौजूद होती है तभी लोग खुद को सच देखने की इजाज़त देते हैं। हम अपने अंदर के सच को तभी देख पाते हैं जब हम खुद पर सख्ती ना करें, जब हम खुद को जज करना बंद कर दें। शफ़क़त वो महफूज रोशनी है जिसमें हम अपने ज़ख्मों को बिना डरे आराम से देख सकते हैं। कंपैशनेट इंक्वायरी का मतलब फौरन जवाब तलाश करना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर की दुनिया के बारे में तजस्सुस रखना। जैसे एक बच्चा हर चीज को हैरानी से देखता है बिना किसी फैसले के। ये खुद से नर्म सवाल पूछने का अमल है, जैसे मुझे इस वक्त इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अच्छा, इस गुस्से के नीचे दरअसल कौन सा डर छुपा है? ये एहसास मुझे बचपन की किस बात की याद दिलाता है? मकसद फौरी हल निकालना नहीं है, सिर्फ समझना है। खुद को समझने के बाद अगला मरहला उन सोच और नज़रियात से आज़ादी हासिल करना है जो हमने बचपन में अपने दिफा के लिए बनाए थे, लेकिन अब वो हमारे लिए एक कैद बन चुके हैं। किताब इसके लिए 5 कदम बताती है। चलें आराम से समझते हैं। पहला, रीलेबल। जब कोई मनफी ख्याल आए, जैसे मैं काफ़ी नहीं हूं, तो उसे लेबल करें। दिल में कहें ये सिर्फ एक ख्याल है, ये सच्चाई नहीं है। दूसरा, रीएट्रिब्यूट। इस ख्याल को इसकी असली जगह से जोड़ें। ये ख्याल कहाँ से आ रहा है? शायद ये बचपन का कोई तजुर्बा है जब किसी ने ऐसा महसूस करवाया था। तीसरा, रीफोकस। इस ख्याल में उलझने के बजाय 15 मिनट के लिए अपनी तवज्जो किसी ऐसी चीज़ पर लगाएं जिससे सुकून या खुशी मिलती है। गार्डनिंग, म्यूजिक, कुछ भी। चौथा, रीवैल्यू। जब जहन पुरसुकून हो तो सोचें कि इस ख्याल ने ज़िंदगी पर कितना मनफी असर डाला है, इस पर यकीन करने की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। और पांचवां, रिक्रिएट। एक नई ज़िंदगी का तसव्वुर करें, एक ऐसी ज़िंदगी जहां इस ख्याल से आज़ाद होकर अपनी असली वैल्यूज़ के मुताबिक जी रहे हैं। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को नए सेहतमंद तरीके से सोचना सिखाता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो अक्सर हमें कोई नहीं बताता। हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी दरअसल हम नहीं हैं। ये सिर्फ जिंदा रहने का एक तरीका है, एक एडेप्टेशन है जो हमने बचपन के हालात से निपटने के लिए सीखा था। अगर कोई बहुत ज़्यादा लोगों को खुश करने वाला है या बहुत परफेक्शनिस्ट है तो ये उसकी फितरत नहीं, ये बचपन में अपनाया गया एक हिफाजती खोल यानी शेल हो सकता है। और जो चीज़ एक खोल है उसे उतारा भी जा सकता है। ये ख्याल बहुत आज़ाद करने वाला है। अब ये सारी बातें सिर्फ थियोरेटिकली समझना काफ़ी नहीं है। ये आइडियाज़ हमारी ज़िंदगी में कैसे नज़र आते हैं? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, लेकिन इस किताब की रोशनी में मैं अपना एक तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि मैंने एक अरसे तक ये महसूस किया कि मुझे हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इस परफेक्शनिज्म ने मुझे हमेशा बहुत स्ट्रेस में रखा। जब मैंने इस किताब के नज़रियात की रोशनी में खुद से नरमी से पूछना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये परफेक्ट होने की ज़रूरत बचपन के उस एहसास से जुड़ी थी कि शायद मैं जैसा हूँ वैसा काफ़ी नहीं। ये समझ आने से बोझ हल्का हो गया। गलती अब एक नाकामी नहीं लगती बल्कि सीखने का एक हिस्सा लगती है। इस एहसास ने बहुत सुकून दिया है। आखिर में हम इस सफ़र के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। शिफा या हीलिंग का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सारी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी? जेम्स बॉल्डविन का ये जुमला इसका बेहतरीन जवाब है। हर वो चीज़ जिसका सामना किया जाए ज़रूरी नहीं कि ठीक हो जाए, लेकिन कोई भी चीज़ जिसका सामना ना किया जाए वो कभी ठीक नहीं हो सकती। शिफा का पहला कदम है हिम्मत से अपने अंदर के ज़ख्मों का, अपनी हकीकत का सामना करना, उन्हें देखना, उन्हें महसूस करना, उन्हें कबूल करना। भागने से ज़ख्म भरते नहीं हैं। इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इस एक जुमले में है। असली शिफा बाहर के हालात बदलने से नहीं आती, ये जॉब बदलने से, शहर बदलने से या रिश्ता बदलने से नहीं आती। असली शिफा अपने अंदर से, अपने असली वजूद से वापस जुड़ने से शुरू होती है, अपने जज्बात को महसूस करने से, अपनी ज़रूरियात को अहमियत देने से और अपनी असलियत को कबूल करने से। यही शिफा का असल सफ़र है। अगर इस गुफ्तगू से सिर्फ एक चीज़ लेकर जानी हो तो वो ये है, इस हफ्ते रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट के लिए अकेले बैठकर आंखें बंद करके खुद से सिर्फ एक नरम सवाल पूछें, आज मुझे असल में दिल की गहराई से किस चीज़ की ज़रूरत है? जवाब शायद आराम हो या किसी से बात करना या थोड़ी खामोशी। बस इस सवाल को पूछने की आदत डालें। याद रखिए, इल्म बोझ नहीं, रास्ता होना चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर बोझ मत बनाएं, बल्कि इसे खुद को बेहतर समझने का एक जरिया बनाएं। अगली किताब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये गुफ्तगू दिल तक पहुंची हो तो दानिश कुतुब को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।